आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम आपके साथ। शुरू करते हैं अहम सुर्खियों से। मोदी काबीना के अहम फैसले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मुद्दत बढ़ाई 31 मार्च 2030 तक। 50 लाख नए मुस्तहिक अफराद को किया जाएगा शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए बोली लगाने को भी दी मंजूरी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल एहलकारों को दी मुबारकबाद। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से लोगों को मिला इत्मीनान, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने इत्मीनान को खुद एतमादी में किया तब्दील। बिहार के दौरे के दौरान तिरंगे की तौहीन पर राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। कहा, बिहार के वक़ार को ठेस पहुंचाना है कांग्रेस की फितरत, इससे नहीं किया जाएगा कोई समझौता। महागठबंधन को आवाम देंगे मुंहतोड़ जवाब। कटरा वैष्णो देवी रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बाद आर्जी तौर पर रोक दी गई यात्रा। राहत और बचाव ऑपरेशन जारी। वजारत दाखिला कर रही है सूरत हाल की निगरानी। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने हादसे पर किया इजहार अफसोस। मुल्क भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। हर घर में गणपति हैं मौजूद। मंदिरों और पंडालों में गणपति बप्पा मोरिया के नारे की गूंज। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकज़ी काबीना ने पीएम स्वनिधि योजना की तंजीम नौ और कर्ज की मुद्दत 31 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के लिए 7,332 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है। इसका हदफ 1.15 करोड़ मुस्तहिक अफराद को शामिल करना है, जिनमें 50 लाख नए अफराद भी शामिल हैं। इस स्कीम को हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत और मालियाती खदमात के महकमे के जरिए मुश्तरका तौर पर नाफिज किया जाएगा। इसमें फ़ायदा उठाने वालों को बैंकों और मालियाती इदारों के जरिए कर्ज और रुपए क्रेडिट कार्ड की सहूलत मिलेगी। कर्ज की पहली किस्त की रकम 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, जबकि तीसरी किस्त पहले की तरह 50,000 रुपये रहेगी। फ़ायदा उठाने वालों को यूपीआई से मुंसलिक रुपए क्रेडिट कार्ड और डिजिटल लेन देन पर 1,600 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। स्वनिधि से समृद्धि के तहत माहाना लोक कल्याण मेलों का इनेकाद किया जाएगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सरकारी स्कीमों के फ़वाइद सड़क पर दुकानदारों और उनके ख़ानदानों तक पहुँचे। कोविड-19 की वबा के दौरान शुरू की गई ये स्कीम अब तक 67 लाख दुकानदारों तक पहुँच चुकी है और 96 लाख से ज़्यादा कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। और इसके अलावा एक और बड़े फैसले में काबीना ने साल 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी के लिए भारत की तरफ से बोली लगाए जाने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने मुश्तरका मेज़बानी पर दस्तखत करने, मुताल्लिक़ा वज़ारतों और महकमों से ज़रूरी ज़मानतें फराहम करने और बोली कबूल होने पर हुकूमत गुजरात को ग्रांट जारी करने की भी इजाज़त दे दी है। दौलत मुश्तरका खेलों में 72 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बड़ी तादाद में कोचेज़, तकनीकी हुक्काम, सैयाह और मीडिया के नुमाइंदे भी भारत आएंगे, जिससे मकामी कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा और आमदनी होगी। अहमदाबाद को मेज़बान शहर के तौर पर तजवीज़ किया गया है, जिसमें आलमी मेयार के स्टेडियम और जदीद तरीन खेलों की सहूलियात मौजूद रहेंगी। ये गेम सियाहत, रोज़गार और स्पोर्ट्स साइंस, इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, ब्रॉडकास्टिंग, IT, पब्लिक रिलेशन जैसे शोबों में नए मौक़े पैदा करेंगे। इस इवेंट से कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद को तक़वियत मिलेगी और नौजवानों को खेलों में कैरियर बनाने की तरग़ीब भी मिलेगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एहलकारों को मुबारकबाद पेश की है, जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को कामयाबी से अंजाम दिया और पहलगाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को हलाक किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पूरी कौम की तरफ से वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी में शहरियों का एतमाद मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में सियाहत अपने उरूज पर थी, पहलगाम हमले के जरिए कश्मीर मिशन को पटरी से उतारने की नाकाम कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने अवाम को इत्मीनान बख्शा था, जबकि ऑपरेशन महादेव ने इस इत्मीनान को खुद एतमादी में बदल दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उनकी कार्रवाइयों ने दहशतगर्दी के आकाओं को एक मजबूत पैगाम दिया है कि भारत
शहरियों की सलामती से खेलने के नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि NIA की फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की तहकीकात से साबित हुआ है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए दहशतगर्द पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे। अमित शाह ने कहा कि फौजियों ने दुनिया को दिखा दिया कि दहशतगर्द चाहे कितनी ही बार अपनी हिकमत अमली बदल लें, वो भारत को नुकसान पहुंचाकर बच नहीं सकते। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि फौज और नीम फौजी दस्तों के साथ अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन में खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के हवाले से हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातों में इत्मीनान और जोश है और हर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के तय शुक्रिया अदा कर रहा है। मध्य प्रदेश के मऊ में रन संवाद 2025 प्रोग्राम में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये तारीख से सबक सीखने और नई तारीख बनाने का वक्त है। उन्होंने जंग के बदलते हुए तरीक़ों पर बात की और कहा कि मुस्तक़बिल की जंगें टेक्नोलॉजी और सिफारतकारी पर ही मुनहसर होंगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी ऐसा मुल्क नहीं रहा जो जंग चाहता हो, लेकिन मुल्क हर चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। Let me emphasize that India has never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. To do so, we must continuously enhance our defense preparedness. This is why training, technological advancement, and a sustained dialogue with partners are of utmost importance for us. और वजीर दिफा ने तकनीकी तरक्की और स्ट्रैटेजिक सिफारतकारी की अहमियत पर भी जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक तारीखी सफ़र पर है, जहां आज हमें खुद कफील बरामदकार के तौर पर देखा जा रहा है। India has embarked on a historic journey. We are once counted among the world's largest importers, but today, on the path of the self-reliant India, we are making a place among the reliable exporters of the world. Today, our indigenous platforms, light combat aircraft Tejas, advanced towed artillery gun systems, Akash missile systems, and indigenous aircraft carrier are giving a message to the world that India's technology and quality are now standing at world-class standards. भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन के वोट चोरी के बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को स्टार कैंपेनर बनाती है जो बिहार के वक़ार को ठेस पहुंचाते हैं। DMK के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन जी वही DMK के नेता जिन्होंने गाली दी, आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी RJD कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने राहुल गांधी और गांधी खानदान पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और गांधी खानदान खुद चोर हैं। ये लोग पहले मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और फिर अदालत में माफी मांगते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और चोर परिवार कोई है तो नकली गांधी परिवार है। और तथ्य ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तीनों बेल पे बाहर हैं। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, चौकीदार चोर है बोला राहुल गांधी ने, वो चुनाव तो हारे क्योंकि भारत की जनता ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके माफी मांगी राहुल गांधी ने, क्योंकि जो वक्तव्य उन्होंने दिया था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ही नहीं था। तो झूठा कौन? राहुल गांधी। भ्रष्टाचारी कौन? राहुल गांधी। और चोर कौन? नकली गांधी परिवार।
गौरव आटे ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को घटिया कहा, जो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बिहार की इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बिहार के अवाम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। रेवंत रेड्डी जी जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए तो अच्छा है, बिहार का डीएनए अच्छा नहीं है, हमने देखा वो भी कल यात्रा में सम्मिलित थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जिसने उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को अब शब्द कहे, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। शुमाली भारत के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई है। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के दरमियान श्री वैष्णव देवी यात्रा के रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग के बाद यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। लैंडस्लाइडिंग अर्धकवारी में वाक़ इंद्रप्रस्थ भोजनालय के करीब हुई, जहां हर रोज़ हज़ारों अक़ीदतमंद माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं। ज़ोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर गिर गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात की। उन्होंने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इसके साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो कल जम्मू हवाई अड्डा बंद होने की वजह से जाए हादसा पर नहीं पहुँच सके। वो आज मौके पर जायज़ा ले रहे हैं। इस दौरान इंतज़ामिया ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। व्हाइट नाइट कॉप्स की 3 इमदादी टीमें कटरा और इसके आसपास बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। इंतज़ामिया जान बचाने, ज़रूरतमंदों को इमदाद फराहम करने और शहरियों को महफूज मकामात पर ले जाने की कोशिश कर रही है। हेल्पलाइन नंबर इस तरह से हैं: 9906019460, 9906019446 और 9103491554। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माता वैष्णो देवी के रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग में लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आफत में जख्मी होने वाले लोगों से इजहार ताज़ियत करते हुए उन्होंने लिखा, वैष्णव देवी मंदिर की यात्रा के रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग से कई अक़ीदतमंदों की मौत का अलमनाक वाक़या इंतहाई तकलीफदेह है। मैं गमज़दा ख़ानदानों के तईं अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ और राहत और बचाव के कामों में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिश का इजहार करती हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी के रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग और इस आफत में लोगों की मौत पर गम का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आफत में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। उन्होंने लिखा, उनकी ताज़ियत सोगवार ख़ानदानों के साथ है। ईश्वर ज़ख्मियों को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। इंतज़ामिया तमाम मुतासिरा लोगों की मदद कर रही है और सबकी हिफाजत और भलाई के लिए दुआगो है। जम्मू में मुसलसल तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। वैष्णव देवी की सड़क पर लैंडस्लाइडिंग से कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, श्री वैष्णव देवी मंदिर रोड पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर मुझे बहुत अफसोस है। सोगवार ख़ानदानों से मेरी दिली ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े की इंतज़ामिया हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। इस दौरान जम्मू में तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नशेबी इलाकों की सड़कें ज़ेरे आब गई हैं। इस सिलसिले में रामबन के डीसी मोहम्मद इलियास खान ने लोगों से मुतात रहने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंतज़ामिया पूरी तरह से चौकस है। 2 दिनों से भारी बारिश जो हो रही है उससे चनाब में पानी का जो लेवल है डेंजर मार्क से ऊपर चल रहा था। हाल दो अब थोड़ा सा रिसीड हुआ है, तो हम लोगों से ये अपील करते हैं कि चनाब के आसपास बिल्कुल न जाएं। जो हालांकि जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ से हमने इवैक्यूएशन करके सेफर प्लेसेस पे लोगों को शिफ्ट भी किया है, बट अभी भी हम यही कहेंगे कि पानी के नज़दीक जो लोकल जो छोटे नाले हैं उनके आसपास भी नहीं जाएं। लोगों से अपील है। हाईवे का हम जायज़ा ले रहे हैं, तो अब देखेंगे थ्रू करके अगर यहाँ कुछ लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ, तो जब लैंडस्लाइड क्लियर हो जाएंगी तो हाईवे का फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा।
और भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 50% टैरिफ आज से यानी 27 अगस्त से नाफिज हो गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पहले ही वाजे कर दिया था कि भारतीय अशिया पर 50% अमेरिकी टैरिफ का चाहे कितना ही असर क्यों ना हो, उनकी हुकूमत अपने किसानों, छोटे ताजरों और मवेशियों के किसानों के मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को अपनी तिजारती पॉलिसी में तब्दीली लाना पड़ सकती है। हुकूमत को अमेरिका पर इन्हिसार कम करने के लिए यूरोप, रूस या दीगर ममालिक से तिजारत बढ़ाना होगी। इसके साथ ही भारत को अब चीन, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका की मंडियों पर तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। अमरीकी टैरिफ में इजाफे का मुल्क की तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। भारत अपनी पॉलिसी की आज़ादी को बरकरार रखते हुए इस्लाहात और मुतनव्वे तिजारती हिकमत अमली के ज़रिए एक खुद इन्हिसार और लचकदार मईशत के लिए पुरअज़्म है। बरेली में झांगुर बाबा की तर्ज पर काम करने वाले गैर कानूनी मजहब तब्दीली करवाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मजहब तब्दील करने वाले ग्रोह का पर्दाफाश किया है। ये गैंग मदरसे के जरिए लोगों की ब्रेन वॉशिंग करके मजहब तब्दील करवाता था। पुलिस ने इस केस में मदरसा चलाने वाले अब्दुल मजीद, सलमान आरिफ और फ़हीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुलजिम मफरूर है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 30 के करीब किताबें और मजहब तब्दीली से मुतालिक मशकूक दस्तावेज़ात भी बरामद किए हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब अलीगढ़ की रहने वाली अखिलेश कुमारी ने पुलिस से शिकायत की कि उसके नाबीना बेटे का मजहब तब्दील करके उसका नाम हामिद रखा गया है। तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुलजिमान मदरसे में मजहब तब्दीली के साथ निकाह भी करवाते थे। अब तक 4 लोग मजहब तब्दील कर चुके हैं। गैंग का सरगना अब्दुल मजीद मदरसा चलाता था। सलमान कपड़े सिलाई के बहाने मजहबी तहरीरें और सीडीज़ फराहम करता था। इसमें आरिफ ताउन करता था, जबकि फ़हीम हज्जाम का काम करते हुए मुमकिना लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठा करता था। पुलिस की तफ्तीश में गैर मुल्की फंडिंग के आसार भी मिले हैं। सिर्फ अब्दुल मजीद के अकाउंट में 8 माह में 13 लाख रुपए से ज़ायद की 2000 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जबकि सलमान और उनकी अहलिया के 12 बैंक अकाउंट्स का पता चला है। ये गैंग मुल्क भर की कई रियासतों में जाकर चंदा भी इकट्ठा करता था। बरेली में गैर कानूनी मजहब तब्दील करवाने वाले इस गैंग के बारे में एसपी साउथ अंशिक वर्मा ने बताया कि अब तक 4 लोगों का मजहब तब्दील किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने गैर मुल्की फंडिंग और नेटवर्क से मुतालिक दीगर पहलू की तहकीकात तेज कर दी है। इंडिकेट होता है तब किसी ना किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी, और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज़ परीक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फ़हीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के ढेंकनाल में एक पेड़ मां के नाम शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। यहाँ पौधा लगाने के बाद मरकजी वजीर ने कहा कि 2070 तक खालिद सिफर अखराज के हदफ को हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। मरकजी वजीर ने लोगों से अपील की कि वह ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इस जंगल को बढ़ाने के लिए जब देश में एक पेड़ लगाने की जन आंदोलन चली है, एक पेड़ मां के नाम पिछले 2 साल से एक जन आंदोलन के रूप ले चुका है। भारत जिम्मेदारी लिया है 2070 तक नेट जीरो करना, इसलिए हमारे देश में पेड़ पौधों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। डीडी न्यूज़ मुसलसल आपको एक खुसूसी सीरीज़ बात बदलते बिहार की दिखा रहा है। इसी सिलसिले में डीडी न्यूज़ ने नई दिल्ली में डीडी डायलॉग का इनेकाद किया, जिसमें बिहार के कारोबारियों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ताजिरों ने डीडी न्यूज़ के इस प्रोग्राम की तारीफ की और बिहार में होने वाली तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया। डीडी कॉन्क्लेव में आज बात बदलते बिहार की, बिहार में उद्योग की, बिहार में रोजगार की। क्या बदला बिहार में, क्या आपने बदलाव उद्योग की तरफ जो बदलाव होता है उस बदलाव को आपने किस तरीके से बिहार में अभी महसूस किया है? पहले बिहार में जो गाड़ी चलती थी वो फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती थी इंडस्ट्री में या किसी भी काम में, लेकिन अब जैसे हाईवे बन के आज आप टॉप स्पीड में 80, 90, 100 की रफ्तार में चल रहे हैं, उसी तरह इंडस्ट्री का भी ऐसा ही माहौल हो रहा है कि वो भी उसी गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन की रफ्तार बढ़ रही और नए नए तरह के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि सोलर पावर से पहले आप पानी ऊपर ले जाओ और फिर समय पे अपनी हाइडल पावर बना के
आप उसको सप्लाई करो। इस तरह के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सोलर पावर, बायोगैस, ये सब जितनी उससे लगा बहुत तेज रफ्तार है। अब हम लोग पहले लोग उद्योग धंधे बिहार के बाहर लगाते थे, अभी की फिजा क्या है? अभी की फ़िज़ा तो आपको आना पड़ेगा बिहार देखने के लिए। बदला हुआ मौसम, बदला हुआ माहौल बिहार का। इंडस्ट्री फुल स्विंग में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फुल स्विंग में आ रहा है। अभी लास्ट इन्वेस्टर्स मीट में 1,80,000 करोड़ अप्रत्याशित इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट जो हुआ है, वो दिखाता है कि कहाँ बिहार बदल रहा है। एक जो सवाल बिहार के लिए होता है कि लॉ एंड ऑर्डर से, कि पहले लोग नहीं आते थे, बड़ी समस्या लोगों को होती थी, सरकार भी उदासीन रहती थी, किस रूप में इसको अभी के वर्तमान दौर में आप देख रहे हैं? मैं 3 साल से बिहार में फैक्ट्री चला रहा हूँ और 25 साल बॉम्बे रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत यहाँ महसूस नहीं हुआ, और छोटा मोटा दिक्कत तो वो इंडिया के या किसी भी देश में कहीं भी कुछ भी कोने में होता ही होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्तमान उद्योग को किस रूप में देख? बहुत प्रोग्रेसिव है। जिस तरह से लोग बात करता है, सबसे अच्छा चीज़ है कि लोग अब डेवलपमेंट का बात करता है। आज हम लोग डेवलपमेंट के लिए कॉन्क्लेव में आए थे, यही एक बहुत बड़ा रूप है कि हम लोग प्रोग्रेस का बात कर रहे हैं, बीमारू स्टेट से प्रोग्रेसिव स्टेट का बात कर रहे हैं। आप तो मुंबई से बिहार आए हैं, पटना आए हैं, तो क्या आपने बदलाव महसूस किया है? अब बिहार के बारे में बात होने लगा है और पॉजिटिव होने लगा है, बल्कि पूछने लगे हैं कि इतना बदलाव कैसे हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि बिहार जो है ना, बदलाव के लिए तैयार नहीं है, बिहार तैयार हो चुका है बदलाव के लिए। ये बात थी बदलते बिहार की, और आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में उद्योग की स्थिति है, किस तरीके से वहाँ निवेश हो रहा है, और ख़ास करके जो लोग बिहार से बाहर थे, बिहार से बाहर धंधा करते थे, वो अब बिहार को, जो अपनी जन्मभूमि को, अपना उद्योग बनाने लगे हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ गणेश चतुर्थी के मौके पर आज हर घर में बप्पा विराजमान हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 10 रोज़ा गणेश उत्सव पर खुशी का एक खास माहौल देखने को मिलता है। मुंबई में वाक़ई सिद्धिविनायक मंदिर में अक़ीदतमंदों का हुजूम है। भगवान गणेश की पूजा करने वालों की बड़ी तादाद अक़ीदतमंद लाल बागचा रांचा पहुँचे। घरों के अलावा गणपति को मंदिरों और पंडालों में भी बिठाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी पर सबको मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम तमाम भारतीयों को गणेश चतुर्थी की दिली मुबारकबाद। ये अजीम त्यौहार हिकमत और समझदारी के देवता भगवान श्री गणेश के यौम पैदाइश के तौर पर बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। मैं रुकावटों को ख़त्म करने वाले भगवान श्री गणेश से दुआ करती हूँ कि वो शख्सी तरक्की और मुल्क की तामीर के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करते रहें और उनके आशीर्वाद से तमाम शहरी माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को अपनाते हुए एक मजबूत भारत की तामीर में लगन के साथ काम करते रहें। गणपति बप्पा मोरिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हम वतनों को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि गणेश चतुर्थी पर आप सबको नेक ख्वाहिशात, ईमान और अक़ीदत से भरा ये मुबारक मौका सब के लिए मुबारक हो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो अपने तमाम अक़ीदतमंदों को खुशी, अमन और अच्छी सेहत अता करें। गणपति बप्पा मोरिया। आलमी खबरों में गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले में 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद हलाक हो गए। हमले में बरतानवी खबररसा एजेंसी रॉयटर्स समेत कई दीगर एजेंसियों के सहाफ़ी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। भारत ने गजा में इस वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सहाफ़ियों का ये कत्ल अफसोसनाक है। भारत ने हमेशा शहरियों की हलाकत की मज़म्मत की है। हमारी मालूमात के मुताबिक इसराइल ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। इसराइल गजा जंग पर अहम मीटिंग आज व्हाइट हाउस में होगी। अमेरिका के खुसूसी एलजी स्टुअर्टकॉफ ने इसकी इत्तला दी। सदर ट्रंप इस मीटिंग की सदारत करेंगे। विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जारी गजा तनाज़े का इस साल के आखिर तक कोई हल निकल आएगा।
खेल की खबरों में शतरंज आलमी कप का इनेकाद 30 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में दुनिया भर से शतरंज के टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुकाबले के टॉप 3 खिलाड़ी उम्मीदवारों के टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। भारत के पास आलमी चैंपियन डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद और अर्जुन अरेगासी की शक्ल में टाइटल के मजबूत दावेदार मौजूद हैं। ये दूसरी बार है जब भारत इस बावकार टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट करते हुए गोवा में शतरंज आलमी कप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने लिखा, ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने बावकार फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कर रहा है। भारत 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे के बाद इस मुकाबले की मेज़बानी करेगा। शतरंज हमारे नौजवानों में बहुत मकबूल हो रहा है। मुझे यकीन है कि इस मुकाबले में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे और दुनिया भर के टॉप खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।